नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर आनंद राय, जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं और ड्रग ट्रायल के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए हैं। आनंद, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार आप हमारे यहाँ आए थे, तब आपने कहा था कि ड्रग ट्रायल करने वाले लोगों के खिलाफ, जो लोग अनएथिकल तरीके से ड्रग ट्रायल कर रहे हैं, उन्हें सजा होगी और वो जेल की सलाखों में जाएंगे। कैसे जाएंगे जब उनके साथ प्रशासन है, उनके साथ चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े लोग हैं, उनके साथ नेता हैं, उनके साथ पैसा है। आपके साथ क्या है? देखिए, आज भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जुडिशरी ऑनेस्ट है और इस पूरे केस को मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन एडमिट हुई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इसमें नोटिस हुए हैं और अभी हम रोज कम से कम 4 घंटे रोज इस और काम कर रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सबूत इस और कर पाए। और मुझे 1 करोड़% विश्वास है कि सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। थोड़ा दिन रुक जाइए बस। आप ड्रग ट्रायल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ड्रग ट्रायल नहीं होगा तो दवाइयां कैसे बनेंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ड्रग ट्रायल के पीछे नहीं हूं। मैं अनएथिकल तरीके से, जो अनैतिक तरीके से गरीबी की आड़ में, लाचारी की आड़ में जो ड्रग ट्रायल किया जा रहा है, मैं उसके विरुद्ध हूं। रिसर्च के खिलाफ हम लोग नहीं है। आपने एक संस्था बनाई है, स्वास्थ्य समर्पण सेवा समिति। ये क्या है? ये भी फर्जी एनजीओ जैसे देश में हजारों एनजीओ हैं? कुछ डॉक्टर्स हैं जो युवा हैं, ऑनेस्ट हैं, उन लोगों का एक संगठन है। उनके मन में कहीं से कहीं एक ऐसी इच्छा थी कि हम लोग गरीबों के लिए काम करें। उनकी एक एनजीओ है। मेरा जूनियर है एक डॉक्टर आनंद सिंह राजे, वो उसके अध्यक्ष है और मैं उसमें मानव सदस्य हूँ। आप डॉक्टर हैं, आप इलाज भी करते हैं या खाली कोर्ट कचहरी में टाइम बर्बाद? देखिए, ऐसा है कि विवेकानंद जी के पास चाहे बाबा अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सबका अपना एक प्रोफेशन था। बाबा अम्बेडकर एक अच्छे वकील थे, महात्मा गांधी अच्छे वकील थे, लेकिन सब लोगों ने कहीं ना कहीं समाज को कुछ योगदान दिया। वैसा ही कुछ प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं डॉक्टरी भी करता हूँ और समाज की सेवा भी। अभी आप सेवा करते हैं, कहाँ इलाज करते हैं मरीजों? अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थ हूँ, वहां मैं डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सरकारी सेवा में। जी। और सरकारी सेवा में रहते हुए सब करने की छूट है आपको? देखिए, ये सब चीजें अंदर से आती है। मेरा अंतर्मन जो मुझे बोलता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी कहीं भी मेरे अंदर कोई गले में कोई पट्टा जैसा नहीं है। सरकार चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल दे, उसकी मुझे परवाह नहीं। एक बार तो निकाला जा भी चुका है जी। अब मुझे लेकिन नौकरी की परवाह नहीं। हर अस्पताल, इंदौर में हर अस्पताल के आगे लिखा होता है रिसर्च सेंटर। बॉम्बे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, CHL अपोलो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, लाइफ लाइन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, भंडारी अस्पताल और रिसर्च सेंटर, ये सारी जगह रिसर्च सेंटर होता है। क्या रिसर्च होती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं रिसर्च की आड़ में ये लोग इनकम टैक्स से बेनिफिट लेना चाहते हैं। और जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो रियल रिसर्च होती है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होती है। वहां पर मरीजों की संख्या ज्यादा होती है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो रिसर्च सेंटर नाम से गुमराह कर रहे हैं जो लोगों को, वो गलत है। और कहीं ना कहीं रिसर्च सेंटर की आड़ में इनकम टैक्स। आप RTI एक्टिविस्ट है, कोई तरीका बताइए कि इनके बारे में जानकारी निकाली जा सके कि उन्होंने क्या रिसर्च की, समाज को उसका क्या फायदा हुआ और उन्होंने कितना टैक्स बचाया। कोई तरीका है ऐसा? देखिए, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो एक RTI लगा सकते हैं और कहीं भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां भी हम एक RTI लगा के पता कर सकते हैं कि इंदौर के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या रिसर्च कर रहे हैं। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, आप ही ने बताया जी। क्या याचिका है और क्या क्या आपने कहा? देखिए, याचिका मेरा जो मुख्य बिंदु है कि जो राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जो अनुशंसा की है डॉक्टर्स के विरुद्ध और डॉक्टर शरद पंडित ने जो अनुशंसा की है डॉक्टर्स के विरुद्ध, उनका एग्जीक्यूट होना चाहिए, उनका पालन होना चाहिए और इसके लिए कहीं ना कहीं इन लोगों को सजा होना चाहिए। और उसके लिए हमने मांग की है कि CBI को पूरी जांच सौंपी जाए और जल्द से जल्द जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा मिले। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि मध्य प्रदेश में 81 लोग हैं जो जिन पर ड्रग ट्रायल हुआ और 32 लोग उसमें मारे गए। वास्तव में इतने लोग हैं या और ज्यादा? करीब 3,500 लोगों पर ट्रायल हुआ है, उसमें से 81 लोगों पर ड्रग ट्रायल के दौरान दुष्प्रभाव हुआ है और मेरी जानकारी के अनुसार इससे कई गुना ज्यादा है। ये जानकारी खुद डॉक्टर्स द्वारा प्रोवाइड की गई जो कि आरोपी हैं। और मुझे लगता है कि कई लोगों से, ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो पीड़ित है लेकिन उनका उस सूची में नाम नहीं है। तो जो यकीनन ये संख्या 200 के आसपास है। ये बताइए, एक आम आदमी अगर इलाज के लिए जाए, जैसा कि आपने कहीं आरोप भी लगाया है कि लोग इलाज कराने अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको ड्रग ट्रायल में उनको फांस लेते हैं, तो क्या क्या करे एक आम मरीज, क्या करे कि उसे समझ में आ जाए कि उस पर ड्रग ट्रायल हो रहा है या उसका इलाज हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर आपसे अप्रत्याशित रूप से आपको ज्यादा समय दे रहा है या फिर ऐसी कोई दवा वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जो बाजार में मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिलती है, उसके एवज में आपसे 8-10 पन्नों पे कोई हस्ताक्षर या अंगूठा लगवाने की कोशिश की जा रही है या आपको आने जाने का ऑटो का किराया या घर से आने जाने का किराया दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है और आपको किसी दूसरे डॉक्टर से उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। तब आप पाएंगे कि ये आप पे ड्रग ट्रायल किया जा रहा है। जिन लोगों पे ड्रग ट्रायल हो रहा है आमतौर पे वो इतने, अधिकांश लोग उसमें इतने गरीब हैं कि वो मुफ्त की दवा पाके ही खुश हैं। उन्हें लगता है कि भले ट्रायल हो रहा हो पर अगर हमें मुफ्त की दवा मिल गई तो
हमारा क्या जाता है, इस तरह की धारणा लोगों की होती है। शासन क्या सोचता है इस बारे में? देखिए, शासन, मुझे नहीं लगता कि शासन के पास ऐसे कोई तकनीकी लोग हैं जो इस ओर कहीं विचार कर रहे हैं या कोई पॉलिसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे कानून में संशोधन किया जाए, कैसे आम आदमी के हक में कानून बनाया जाए। वर्तमान में जो कानून है कहीं ना कहीं वो दवा कंपनियों और डॉक्टर्स के हितों की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन मरीजों की हितों की रक्षा वो नहीं कर रहा है। मरीजों के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है? कानून में संशोधन हो सकता है, सांसद एक अमेंडमेंट ला सकते हैं, बिल में संशोधन ला सकते हैं, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स है 1945 का, उसमें संशोधन हो सकता है। क्या दूसरे देशों में भी ऐसी ड्रग ट्रायल होता है जैसा हमारे यहाँ होता है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका, यूरोप में बहुत सख्त कानून है और वहां पर कानूनों को सख्ती से लागू किया जाता है, इसलिए वहां पर कोई भी डॉक्टर इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जो बातें चल रही है उसमें अधिकतर ड्रग ट्रायल उन लोगों के खिलाफ है जो सरकारी अस्पतालों में है, और कई उसमें इतने नामी डॉक्टर हैं कि उनके खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता, यहाँ तक कि मंत्री तक उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। आपको ये हिम्मत कहाँ से मिली कि मैं ये कार्रवाई करूं या इनके खिलाफ अभियान चलाऊं? देखिए, आदमी अपने कर्मों से महान होता है, पैसा अर्जित करके या ऐसा करके कोई महान नहीं होता। और मुझे कहीं ना कहीं ये संस्कार मेरे माता पिता से मिले हैं, और कहीं मेरा सिस्टम में विश्वास है, जुडिशरी में मैं बिलीव करता हूँ, मैं मेरी आर्मी में बिलीव करता हूँ। तो ये दो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं, और आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये काम जारी रखता हूँ। ड्रग ट्रायल एक आम आदमी को समझना हो जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक अनपढ़ आदमी को बताइए कि ड्रग ट्रायल क्या है। ड्रग ट्रायल, जब भी कोई दवा बाजार में लानी होती है उसके पहले उसकी 4 स्टेज में उसका एक आजमाइश की जाती है। जो प्रथम स्टेज है उसमें उसकी टॉलरेबिलिटी पता की जाती है कि आपके ऊपर कितनी दवा ज्यादा से ज्यादा आप सहन कर पाएंगे। जो द्वितीय चरण है उसमें उस दवा का तत्कालिक दुष्प्रभाव पता किया जाता है, और जो तृतीय चरण है उसमें उस दवा को पहले से जो दवा बाजार में मौजूद है उससे तुलनात्मक उसका अध्ययन किया जाता है। इन तीनों स्टेज के बाद जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो दवा का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, निर्माण का जो लाइसेंस है वो मिलता है। उसके बाद वो दवा का प्रोडक्शन शुरू होता है, फिर वो मेडिकल स्टोर्स पे आती है। आम लोगों को लगता है कि दवाओं का ट्रायल पहले चूहों पर होता है, सफेद चूहों पर, खरगोश पर, और उसके बाद फिर लोगों की अनुमति के बाद, लोगों की लिखित अनुमति के बाद उनके साथ ड्रग ट्रायल होता है। ऐसा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चूहों पर जो ट्रायल होता है उसको फेज 0 बोलते हैं। ये एक एनिमल टॉक्सिसिटी रिपोर्ट पता की जाती है, और नो डाउट सूचित सहमति पत्र पर साइन करवाए जाते हैं, लेकिन धोखे से करवाए जाते हैं। उनको, जो एक गांव का आदमी है, जो आदिवासी हैं, उनको उनकी भाषा ढंग से समझ में नहीं आती, तो इतनी क्लिष्ट हिंदी यदि उन फॉर्म में लिखी है तो उनके समझ से परे है कि इसके अंदर क्या है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर धोखे में रखकर उन पर ट्रायल कर रहे हैं। एक धारणा है कि आमतौर पर डॉक्टरों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जिसमें आप भी एक प्रमुख हिस्से माने जाते हैं कि आप ये अभियान चला रहे हैं, आपकी कोई निजी खुन्नस रही है अस्पताल? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो संस्था है मेरी मातृ संस्था है, इससे मेरा एक लगाव है, और भारत के नागरिकों से, इस भारत भूमि से कहीं ना कहीं मेरा लगाव है। और मुझे लगता है कि गरीब लोगों पर, गरीबी की आड़ में, बेचारी की आड़ में उन पे इस टाइप की आजमाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आवाज उठाई। कौन कौन से दवाओं के परीक्षण आमतौर पर होते हैं, सबसे ज्यादा हो रहे हैं? अभी सबसे ज्यादा इस शहर में कैंसर के मरीजों पर ट्रायल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दवाई है बाजार में बहुत महंगी आती है, और गरीब आदमी मजबूरी में उनकी अनुमति दे रहा है। ये ट्रायल्स कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, जैसे चोइथराम हॉस्पिटल है, उसके बाद फिर CHL अपोलो हॉस्पिटल है, यहाँ कैंसर की दवाओं के ट्रायल चल रहे हैं। और हार्ट संबंधी जो दवाएं हैं उनके ट्रायल्स भी यहाँ बेजा पैमाने पर हो रहे हैं। डायबिटीज के ट्रायल भी हो रहे हैं। आप दवाओं के ट्रायल पर तो इतनी बात कर रहे हैं, पर तमाम बाबा, साधु, संत, वैद्य, हकीम क्या क्या दवाएं दे रहे हैं, लोगों को प्रचारित कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपके मन में कोई आक्रोश नहीं? बिल्कुल आक्रोश है, लेकिन समाज से हर वर्ग को इस ओर आना होगा, तभी भ्रष्टाचार पूरी तरीके से दूर हो पाएगा। मैंने फिलहाल अनएथिकल ड्रग ट्रायल को एक प्राथमिकता पे लिया है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। समाज में दूसरे भी कई एक्टिविस्ट हैं, वो लोग इसको ले सकते हैं, और मैं उस आंदोलन में उनके साथ आ सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपना ध्यान फोकस करना होगा। क्या इथिकल और क्या अनएथिकल, कैसे बताइए तो हम आप किसे अनएथिकल कहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि ड्रग ट्रायल की अनुमति उसको धोखे में लेकर की गई है, उनको अच्छी तरीके से पढ़ के बताया नहीं गया कि ड्रग ट्रायल क्या है, उनको सूचित सहमति पत्र की यदि फोटोकॉपी नहीं दी गई, यदि उनका बीमा नहीं करवाया गया है, और कहीं से भी यदि दवा कंपनी द्वारा उनको कोई भी बेनिफिट शेयरिंग नहीं दी जा रहा है, तो ये इस टाइप के ट्रायल को अनएथिकल या अनैतिक ट्रायल कहते हैं। और यदि आप पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं, यदि भारत में जो डिसीज बर्डन परसेंटेज है, यहाँ के लोग किन बीमारियों से मर रहे हैं, उसके लिए शोध करने के लिए यहाँ भारत में ऑलरेडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो अपना शोध करवाती है। तो ये जो ट्रायल किए गए हैं बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के लिए किए गए हैं, भारत के लिए ये ट्रायल नहीं किए गए। भारत को सीधे तौर पर इससे कोई फायदा नहीं। लोग कहते हैं कि हर दवा का असर एक खास नस्ल पे होता है,
हमारे देश का जिस तरह का वातावरण है, जो समशीतोष्ण वातावरण कह सकते हैं, कभी ठंड पड़ती है कभी गर्मी पड़ती है, वहां पर दवा का असर अलग होता है। ठंडे देशों में, नॉर्वे में या स्वीडन में या स्विट्जरलैंड में, उसी दवा का असर अलग होगा। क्या ये सही? देखिए, कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो आदिवासी हैं वो दवाओं के ट्रायल के लिए एक वर्जिन वैरायटी है, वो उन पे जो ट्रायल होते हैं उससे बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि वो आमतौर पर कोई दवाएं नहीं लेते हैं। तो उन पे जब कोई दवा का ट्रायल किया जाता है तो उससे रिजल्ट आसानी से और जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए ये जो दवा कंपनियां हैं ऐसे एरिया को टारगेट करती हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासी और दलितों से घिरा हो। क्या पूरे देश में, केवल इंदौर में और मध्य प्रदेश में ही ट्रायल हो? ऐसा नहीं है, पूरे देश में ट्रायल हो रहे हैं। जिस प्रकार की मेहनत, जिस प्रकार से सूचना के अधिकार के जानकारी हमने इकट्ठी की, जिस प्रकार हमने एक जागृति लाई, ऐसी जागृति यदि पूरे देश में आ जाए तो हो सकता है देश के अन्य हिस्सों से भी इस टाइप की शिकायतें मिलेगी। फिलहाल हमारा जो दायरा है हमने इंदौर और भोपाल तक सीमित रखा है। जबलपुर से भी कुछ केसेस आए, मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों के लोग यदि काम करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको मार्गदर्शन देंगे और वो वहां पर भी ये सब मामले उजागर कर सकते हैं। एक मरीज पर अगर ड्रग ट्रायल करें तो कितने पैसे मिलते होंगे डॉक्टर को? जो भारतीय दवा कंपनियां हैं वो करीब 50,000 रुपए प्रति मरीज तक देती हैं डॉक्टर्स को, और जो विदेशी दवा कंपनियां हैं वो 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक प्रति मरीज डॉक्टर्स को ड्रग ट्रायल के एवज में। तो 1 लाख 2 लाख तो जो अच्छे डॉक्टर हैं वो एक दिन में कमाते हैं। नहीं, ये अनएथिकल काम क्यों करें? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि वो 200 मरीजों पर ट्रायल कर रहे हैं तो वो एक साल में 2 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, और ये एक एक्स्ट्रा इनकम है जो वो अपने काम के अलावा कर सकते हैं। इसके अलावा उनको विदेश जाने को मिलता है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, और जो विदेशी कंपनियां हैं वो एक औपनिवेशिक सोच डॉक्टर्स के अंदर डाल रही हैं कि तुम जीनियस हो और तुम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इस कारण मुझे लगता है आमतौर पर आए दिन अखबारों में विज्ञापन छपते हैं, खबरें छपती हैं कि डॉक्टर फला 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 फलाने शोध पत्र के लिए, रिसर्च के लिए जिनेवा जा रहे हैं, आज वो कुआलालंपुर जा रहे हैं, तो कहीं न्यूयॉर्क जा रहे हैं। तो क्या ये इसी तरह की शोध होती है क्या? नहीं, वो शोध कुछ अलग टाइप की होती है, और ये एक्चुअली समझना होगा कि शोध क्या है और ट्रायल क्या है। शोध में एक हाइपोथेसिस होती है कि दवाई किस लेवल पर किस बीमारी को कैसे रोकेगी, और जो ट्रायल होता है ऑलरेडी जो दवा विकसित हो जाती है उसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको ट्रायल बोलते हैं। आजमाइश और आविष्कार में अंतर है। अभी आपने आपकी संस्था की कोई वेबसाइट भी बनाई है, क्या नाम है उसका जो स्वास्थ्य समर्पण सेवा समिति और जो क्लिनिकल ट्रायल विक्टिम्स एसोसिएशन है उसको जोड़ के हमने एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें सारा डाटाबेस हमने डाल दिया है मरीजों के, उसमें इंटरव्यू, सारी खबरें। आम आदमी भी उस साइट पर जाकर पता कर सकता है कि ड्रग ट्रायल क्या है, और उस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो www.swassamarpan स्वास्थ्य समर्पण -ctva.org उस पे जाकर। CTVA का मतलब क्या? क्लिनिकल ट्रायल विक्टिम्स एसोसिएशन। क्लिनिकल ट्रायल विक्टिम्स एसोसिएशन, स्वास्थ्य समर्पण जी, स्वास्थ्य समर्पण सेवा समिति जी, ठीक है। इस साइट पे क्या क्या डाला आपने? इस साइट पे इस मुद्दे से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं वो सारी खबरें हमने डाल दी हैं। हम अभी तक जितने मरीजों के घर गए हैं उनके जो इंटरव्यू हैं वो हम सारी चीजें डाल रहे हैं, और इन मरीजों पर कौन सी दवा का ट्रायल हुआ है, किस कंपनी ने की है, सारी जानकारी डाली गई है। और ड्रग ट्रायल से संबंधित जो भी जानकारी सूचना के अधिकार के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई थी वो सारे डाटा मैंने वेबसाइट पर डाल दिया। तो इसलिए कोई अब यह नहीं कर सकता कि डॉक्टर आनंद राय हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज ब्लैकमेल आदमी वो करता है, नॉलेज को अपने पास रखकर ब्लैकमेल करता है। यदि चीजों में यदि मैंने पारदर्शी तरीके से वेबसाइट डाल दिए तो आप कोई हम पे आरोप नहीं लगा पाएगा कि हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपको प्रस्ताव तो मिले होंगे पैसे से के? जी मिले, पैसे के भी प्रस्ताव मिले, धमकियां भी मिली, सब चीजें मिले, लेकिन एक मेरा गोल क्या मिले? धमकियां क्या मिली? धमकियां ये मिली कि नौकरी से निकलवा देंगे, आपको मार देंगे, और आपको अपना काम करना चाहिए, और आपको कितना भी पैसा चाहिए आपके संगठन को आप बताइए, हम देने को तैयार हैं। और ड्रग ट्रायल तो पूरे देश में हो रहे हैं, आप इंदौर को क्यों टारगेट कर रहे हो? ऐसी कई चीजें। अगर आपको ड्रग ट्रायल के 4-5 खलनायकों के नाम लेने हो तो नाम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकता हूं। सबसे बड़े खलनायक हैं इसके डॉक्टर अनिल भरानी, जो खुद एथिक्स कमेटी के सचिव थे। इनकी जिम्मेदारी थी कि मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना, और इनके द्वारा कभी मरीजों को बताया नहीं गया कि इन पे ट्रायल किया जा रहा है, नहीं उनको कोई मुआवजा दिलवाया गया। नंबर दूसरा डॉक्टर हेमंत जैन, जिन्होंने 1850 बच्चों पर ड्रग ट्रायल किए, उसमें 2 दिन से लेकर 3 दिन तक के बच्चों पर ड्रग ट्रायल किए गए, उनको भी कभी नहीं बताया गया कि उनके ऊपर कोई ट्रायल किया जा रहा है। तीसरा डॉक्टर सलील भार्गव, जिनका हाल ही में हमारे पास एक केस आया, धनंजय श्रीवास्तव ने उनकी कंप्लेंट की है कि उनके द्वारा धोखे में रखकर ट्रायल किया गया। चौथे नंबर पे डॉक्टर अशोक वाजपेयी, और 5वें नंबर पर डॉक्टर पुष्पा वर्मा। ये कुछ लोग हैं, ये आपने नाम बता दिए। अब ये लोग तो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर लेंगे, उन्हें पता कि आनंद जो है हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो वो तो अपनी आपकी बातों का तोड़ निकाल लेंगे। नहीं तो वो इट्स ओपन फोरम, वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, हम अपना पक्ष रख चुके हैं, जो करना है वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा।
आप डॉक्टर बने, आपने कितने पैसे खर्च किए डॉक्टर बनने में? नहीं, मैंने तो देखो, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और जब मेरा जब एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ था तो मात्र फीस 300 रुपया साल थी और मेरी पूरी पढ़ाई में मुश्किल से 2 लाख रुपया खर्च हुआ। और अभी मैंने सुना कि इंदौर में और पूरे देश भर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए काफी पैसा लगता है जी। अनधिकृत, अधिकृत तो कोई नहीं बता सकता, पर अनधिकृत तौर पे बता सकते हैं कि कितना रेट है डॉक्टर डेंटल की सीट्स जो होती हैं बीडीएस की, वो सीट्स के लिए कम से कम 10 लाख से 15 लाख रुपया। एमडीएस जो डेंटल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है उसका 35 लाख से 50 लाख रुपया। एमबीबीएस की जो सीट है उसका करीब 35 लाख रुपया रेट है और जो एमडी और एमएस की सीट है उनका रेट 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ है। और ये सब पैसा देने के बाद ही उन लोगों का सिलेक्शन होता है। ये जो एग्जाम ली जाती है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। अभी हाल ही में जब डीमेट की एग्जाम ली गई तो जितनी सीट्स थी कैंडिडेट्स भी उतने ही बैठे गए। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की धारणा बन गई है कि ये जो एग्जाम्स है इसमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो डोनेशन दे देते हैं। मतलब जो जितनी सीट थी उतने ही लोग बैठे। तो अब धारणा बन गई है एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा वो उस एग्जाम में बैठता ही। एमबीबीएस के लिए एडमिशन चाहिए तो 35 लाख रुपए, बिल्कुल। पीजी करना है तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए। ये प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं भी जी। तो इसके अलावा फीस अलग देनी होती है? ये इसमें फीस इंक्लूड होती है, जैसा लाइक टोपी वैसा तिलक कर दिया जाता है। यदि कोई आदमी ज्यादा धन्ना सेट है तो उससे ज्यादा पैसे भी वसूल लिए जाते हैं। एनआरआई सीट्स के नाम पे कुछ 10-20 लाख रुपए ज्यादा भी ले लिए जाते हैं। और सबसे महंगी सीट कौन सी है? रेडियो डायग्नोसिस की रेट अभी सबसे ज्यादा चल रहा है जो करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में जाते हैं। क्यों इतनी फीस? जो फीस की बात, डिमांड और सप्लाई की बात है। डिमांड और सप्लाई की बात भी नहीं। जिन लाइक ऐसे लोगों को बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है जिन्होंने अवैध तरीके से पैसा जमा कर लिया, जैसे तैसे उनको एमबीबीएस में एडमिशन करवा देते हैं। उसके बाद उनके सामने संकट खड़ा हो जाता है कि अभी ये पीजी कैसे करें, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कैसे करें। और उनके पास इतना पैसा होता है कि वो किसी भी कीमत पे अपने लड़के को एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए वो कितनी भी कीमत पे कर सकते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े नर्सिंग होम्स हैं, 10-20 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनके बिजनेस को संभाले, इसलिए वो एक तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट है। क्या दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है? सभी राज्यों में यही स्थिति है। आपको खुद पता होना चाहिए कि जो केतन देसाई हैं, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष थे, वो उनके पास करीब 80 टन सोना और कई करोड़ों रुपए निकले। तो ये इस बात का प्रमाण है कि किस लेवल पर इस प्रोफेशन के अंदर भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। आप वहां पर लड़ाई क्यों नहीं ले जाते अपने? ये ड्रग ट्रायल के मेरी लड़ाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी लड़ाई यहां से शुरू नहीं हुई। सबसे पहले मैंने छात्रों के लिए संघर्ष शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने आरक्षण, जो गलत तरीके से जो आरक्षण थे उसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद फिर मेरे द्वारा जो मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर कई शिकायतें की गई, कई आरटीआई लगाई मेरे द्वारा। और नॉर्मल भी जो इश्यूज हैं उनको लेकर हम सूचना के अधिकार में आवेदन लगाते हैं। और ड्रग ट्रायल के मामले में पिछले 2-2.5 साल से मैं सक्रिय, और मुझे लगता है कि यह मामला संवेदनशील है और कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय इंटरेस्ट है इसमें और एक अच्छा इशू है। इसमें कहां लड़ाई जाकर खत्म होगी? कहां ड्रग ट्रायल के पीड़ितों को न्याय मिलेगा? कोई आप क्या फोर्सिंग करते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि कम से कम जितने भी लोग हैं जिन पे दुष्प्रभाव हुआ उनको मुआवजा मिले, जो दोषी डॉक्टर है उनको जेल हो, और ये जो कानून है जिसमें कहीं लचरता है, कहीं मुझे दिख रही है, वो कानून सख्त बने, तब जाके ये लड़ाई अंत हो सकता है। मान लीजिए आपकी ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच गई, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? मैं उसको मॉनिटर करूंगा कि आगे भी जैसे कानून तो बन जाते, कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें एक वॉच रखनी होगी। और कई दूसरे इशू है, यदि मुझे लगेगा कि इससे इंपॉर्टेंट कोई दूसरा इशू है तो हम उस पर काम करना शुरू करें। आनंद जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही।